नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संप्रभुता संबंधी बहुलवादी या प्लूरलिस्टिक अप्रोच या उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अभी तक संप्रभुता सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा की है और संप्रभुता सिद्धांत जब मजबूत होता है, व्यवस्थित होता है, वैज्ञानिक रूप से हमारे सामने विषय के सामने प्रस्तुत होता है और विभिन्न राज्यों में जब इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थाएं संचालित होती है तो यहाँ पर एक परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन होता है बहुलवाद का संप्रभुता सिद्धांत पर आक्रमण। देखिए, हम ये जानते हैं कि आरंभ से ही जब से व्यवस्था का निर्माण होता है, राज्य बनता है, तो बहुत सारे परिवर्तन हमारे सामने आए हैं। अगर हम यूनान के उस नगर राज्य की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी राज्य को महत्वपूर्ण माना गया और राज्य को सज्जीवन का एक माध्यम समझा गया और राज्य इसीलिए अस्तित्व में बना हुआ है। जब हम मध्यकाल में आते हैं, मध्य युग में आते हैं, तो उस समय राज्य की परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती है। वहाँ पर दो तरह की सत्ताएं होती है, एक धर्म सत्ता और एक राज्य सत्ता, और दोनों में एक तरह से संघर्ष की स्थिति रहती है। और उस संघर्ष में अंततः मध्यकाल से जब आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर राज्य सत्ता सफल होती है, यानी वहाँ पर राज्य एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में या महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर कर आती है। यानी स्वाभाविक है कि जब राज्य महत्वपूर्ण हो रहा है तो राजा की शक्ति महत्वपूर्ण हो जाएगी, वो एक तरह से सुपर पावर बन जाता है। और जब हम आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो उसी समय मैकियावेली के जो विचार है वो राज्य को एक मजबूत स्थिति देने के पक्ष में रहे हैं, क्योंकि मैकियावेली खुद ये कहते हैं कि राज्य को तो अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो हमेशा अच्छे ही माने जाएंगे। तो मैकियावेली के बाद में फिर जब हॉब्स के विचार आते हैं तो हॉब्स स्वयं ये कहते हैं कि अगर प्राकृतिक अवस्था की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में हम देखते हैं कि माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट है और मनुष्य के या व्यक्ति के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। उसका जीवन जो है बिल्कुल एक पानी के बुलबुल के समान है जो कभी भी नष्ट हो सकता है, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी वहाँ पर नहीं है। तो होब्स स्वयं अपने लेवियाथन ग्रंथ के माध्यम से राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता है। उसके बाद हम यदि रूसो को हम देखते हैं तो रूसो का जो जनरल विल या सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वह भी जो है वास्तव में अगर उसकी वास्तविकता को देखा जाए तो वह भी अपने आप में एक निरंकुश और सर्वशक्तिमान शासक की स्थापना पर बल देता है। इसी समय पूंजीवाद अस्तित्व में आता है और पूंजीवाद के अस्तित्व में आने के बाद में राज्य और मजबूत होता है, राज्य और शक्तिशाली हो जाता है। और जब राज्य की ऐसी स्थिति होती है और उस संप्रभुता और संप्रभु और सर्वशक्तिमान, अनन्य, अविच्छेदनीय और ये जो संप्रभु राज्य की जो विशेषताएं वहाँ पर प्रस्तुत होती है लोगों के सामने, तो वहाँ पर एक 19वीं शताब्दी तक आते आते एक विचार आता है। वो विचार ये है कि राज्य जो है ऐसा महसूस होता है कि ये पर्टिकुलर किसी विशेष समूह के लिए बना हुआ है। जैसा कि कार्ल मार्क्स स्वयं ये कहते हैं कि राज्य तो जो है जो हैव्स क्लास है, जिनके पास सब कुछ है, उनकी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। तो यहाँ जब राज्य जब निरंकुश होता है और राज्य जब व्यक्ति से अपनी निष्ठा की मांग करता है, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य का जो सावयव सिद्धांत है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, उस सिद्धांत के माध्यम से मनुष्य की बलि पर या मनुष्य के सेक्रीफाइस पर राज्य को बना रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य या नागरिक महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें जब सामने आती है तो 19वीं शताब्दी में आते आते, जैसे इसके जस्ट पहले जैसे जॉन ऑस्टिन का भी संप्रभुता सिद्धांत आ रहा है,
तो जब ये सारी परिस्थितियाँ इस तरह की बनती है कि राज्य शक्तिशाली बनता जा रहा था और निरंकुश बनता जा रहा था, राज्य का होना महत्वपूर्ण है, राजा के पास शक्तियाँ होना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो राजतंत्र जब निरंकुश तंत्र में परिवर्तित होता है, या वो जब उस सत्ता का उपभोग वो शक्तिशाली या शक्ति के आधार पर करने लगता है या मनमानी करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की संप्रभुता सिद्धांत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। और संप्रभुता सिद्धांत के ऊपर ये जो प्रश्न चिन्ह आता है, उस प्रश्न चिन्ह का जो परिणाम है वो राज्य का बहुलतावादी सिद्धांत है संप्रभुता के संदर्भ में। यानी ये जो है बहुलतावादी जो सिद्धांत है, ये राज्य की मोनेस्टिक थ्योरी या अद्वैतवाद के विरोध में है। यानी राज्य की सत्ता जो है महत्वपूर्ण है, राज्य सर्वोच्च है, वो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसकी शक्ति अनन्य है ना। राज्य ही जो है कानून निर्माण का स्रोत है, न कि कानून राज्य का। तो जब ये सारी परिस्थितियाँ आती हैं तो बहुलवाद हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यानी कुल मिला के ये है कि जहाँ संप्रभुता सिद्धांत एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था को सर्वोपरि मानता है, वहाँ बहुलतावादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य भी समाज में जो अन्य संगठन होते हैं उन संगठनों के समान ही है, उसके पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं हैं। तो इस प्रकार हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हमारे इस विषय में जब बहुलतावादी सिद्धांत आता है तो उसके पीछे का एक बैकग्राउंड क्या है। अब हम बात करते हैं कि बहुलतावादी सिद्धांत है क्या। देखिए, अब इस चर्चा से हम इस बात को भी समझ सकते हैं, और वास्तव में यह जो है परंपरावादी जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध एक विचार के रूप में सामने आता है। और इनका ये विचार है बहुलतावादी का कि निरंकुश सत्ता होने के कारण राज्य की संप्रभुता जो है वो असीमित जब हो जाती है तो स्वतंत्रता और लोक कल्याण के मार्ग में बाधा आती है। तो ये जो कारण है, इसके कारण जो है बहुलतावादी सामने आते हैं। और जैसा कि ए.वी. लिंडसी कहते हैं कि यदि हम वस्तु स्थिति को देखें तो ये सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा कि संप्रभुता जो है संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो धराशायी हो चुका है। यानी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य का जब लोक कल्याणकारी स्वरूप आता है या विभिन्न नए राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं और जब विश्व एक ग्लोब बन जाता है, जब हर राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है संप्रभुता के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। अब देखिए, जैसे संप्रभुता का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के संदर्भ में जैसे कुछ विचारक अपने जो विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे उनमें है लियो डिग्वी जो है वो ये कहते हैं कि कानून का आधार जो है वो सामाजिक सुदृढ़ता है। देखिए, यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि कानून राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जो है अपनी व्यवस्थापिका में बैठती है और कानूनों का निर्माण कर लेती है। वो ये कहते हैं कि कानून तो कानून तो जो है इस राज्य की उपस्थिति से भी पहले से हैं। यानी जब बहुत लंबे समय तक कुछ परंपराएं चलती है, कुछ ऐसी ट्रेडिशन बन जाती है, तो केवल राज्य सत्ता जो है उसको केवल परिभाषित करती है। ये लियो डिग्विड जो है अपने सिद्धांत सामाजिक सुदृढ़ता के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं। ह्यूगो क्रेब ये कहते हैं कि राज्य विधि का निर्माण नहीं करता है, बल्कि विधि जो है राज्य का निर्माण करती है। यानी ये वही बात है कि जो हमारी जो बहुत लंबे से जो परंपराएं अस्तित्व में है, उन्हीं के आधार पर राज्य केवल उसकी व्याख्या करता है। इसके बाद लॉस्की ये कहते हैं कि जैसे अगर राज्य अगर सारी व्यवस्थाएं बनाता है तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर रीति रिवाजों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य और सरकार में अंतर
के बारे में वो ये कहता है कि सरकार मनुष्यों से मिलकर बनती है और राज्य की संप्रभुता के नाम पर सरकार को असीम शक्तियां सौंपना ये अत्याचार का कारण हो सकता है। ये बात जो है लोस्की करते हैं और वे कहते हैं कि आधुनिक समय में जो संघीय व्यवस्था है, भारत में है, अमेरिका में है, स्विट्ज़रलैंड में है, विश्व के तमाम राष्ट्र जहाँ संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पर ये संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो लागू ही नहीं होता है। इस प्रकार जो है, और इसके अलावा एक और बात है कि मानवता की जब हम बात करते हैं कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है, इस बात को हम करते हैं तो राज्य का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा। ये स्थितियाँ हम इटली और जर्मनी में पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध को दौरान देख सकते हैं कि वहाँ जब राज्य जब महत्वपूर्ण होता है तो यहाँ हमें महायुद्धों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है लोस्की करते हैं। और एक बात कि राज्य जो है मनुष्य से निष्ठा की मांग करता है, यानी व्यक्ति हमेशा उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। ये आधुनिक समय में, आधुनिक जो हमारा जो ह्यूमन राइट्स का जो युग है, मानव अधिकार का जो युग है, वेलफेयर स्टेट का जो युग है, उसमें ये सिद्धांत जो है हम इसको उचित नहीं मान सकते। इसके अलावा मैकाइवर जो है अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में भी इस बात की चर्चा करते हैं और वो इसको जो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं। मैकाइवर ये कहते हैं कि अधिकाधिक केवल जो है ना संप्रभुता को राज्य का एक विशेषता मान सकते हैं हम। संप्रभुता राज्य नहीं है, यानी राज्य का लक्ष्य केवल एक संप्रभुता नहीं होता है, राज्य के अनेक लक्ष्य होते हैं, संप्रभुता तो उनमें से एक है। और इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो बहुलवादी जो सिद्धांत है वो बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता सिद्धांत के अगेंस्ट में इस तरह से आ रहा है। विभिन्न विद्वानों ने भी इस बात को कहा है। एक और विद्वान है मिस फॉलेट, जिन्होंने अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में इस बात का जिक्र किया है कि बहुलवाद जो है राज्य की सर्वोच्चता और सर्वोपरिता पर प्रहार करता है और ये जो है ये विकेंद्रीकरण चाहता है, डिसेंट्रलाइजेशन चाहता है। आज जो हम पंचायती राज का जो जिक्र करते हैं, हम जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करते हैं, वो सब बहुलवाद का सार है। ये सब संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत के विरुद्ध एक विचारधारा है। और इस विचारधारा ने, बहुलवादी विचारधारा ने जो है व्यक्ति, संघ और राज्य के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि बहुलवादी संप्रभुता सिद्धांत का विरोध करते हैं, लेकिन बहुलवादी जो है ये नहीं चाहते हैं कि राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाए। वो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन राज्य बना रहेगा लेकिन वो निरंकुश नहीं हो। इस निरंकुशता के अगेंस्ट और व्यक्ति को अत्यधिक निष्ठावान बनाने के अगेंस्ट, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए और राज्य में स्थापित विभिन्न समुदायों, संघों के महत्व को स्थापित करने के लिए ये बहुलवाद हमारे सामने आता है। ये बात मिस फॉलेट करती है। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, लोस्की कहते हैं कि समाज संघीय है, अतः अधिकार सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। यानी हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, वो डेमोक्रेटिक है, विकेंद्रित है, ऑटोक्रेटिक नहीं है। हमने इस बात, हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब राजा निरंकुश होता है तो उसके बाद राज्य की व्यवस्थाएं क्या होती है, वहाँ क्रांतियाँ होती है, वहाँ जन विद्रोह होते हैं, वहाँ अव्यवस्था हो जाती है, जैसा कि हमने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमने इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा है। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि बहुलवादियों के आक्रमण के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या, आलोचना और यदि इसका महत्व हम देखें तो वास्तव में संप्रभुता के सिद्धांत पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए। बहुलवाद
या प्लूरलिस्टिक जो अप्रोच के जो विद्वान हैं उनके विचारों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुलवादी सिद्धांत का महत्व है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जॉन ऑस्टिन या ग्रोशियस या बोदा या मैकियावेली या जीन जैक्स रूसो, इन्होंने जो संप्रभुता के सिद्धांत में जो योगदान दिया है उस योगदान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुलवाद के सिद्धांत को हमें मानना पड़ेगा, इसकी अच्छाइयों को मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आधुनिक समय में भी चाहे ग्लोबलाइजेशन हो जाए, लिबरलाइजेशन हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, हम सभी राष्ट्र एक दूसरे पर भले ही कितने ही निर्भर हो जाएं, लेकिन संप्रभुता के सिद्धांत के महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। आज भी संप्रभुता का सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि डॉक्टर आशीर्वादम बहुत ही सहज शब्दों में कहते हैं कि एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जो प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत की ज्यादतियों को ठीक करता है और जिसकी कमियों को दूर करता है। कौन सा? बहुलवादी सिद्धांत। इस संबंध में बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, परंतु वह संप्रभुता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है, तो यदि वह व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य हो जाएगा। ये बात जो है आशीर्वादम कहते हैं कि ठीक है, इसकी निरंकुशता को रोक लगाने के लिए, निरंकुशता को सीमित करने के लिए ये सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसको उखाड़ फेंकने की बात होती है तो ये वास्तव में जो है बहुत खतरनाक हो जाएगा सिद्धांत। जैसे आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, अनेक ऐसी समस्याएं हैं। हम तो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अनेक जब ऐसी समस्याएं हैं तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमें जो है संप्रभु सिद्धांत को महत्व देना पड़ेगा। यानी हमारे लिए पहले राज्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जब राज्य सुरक्षित होगा तो अपने आप ही वो जन कल्याण की व्यवस्थाएं करने में सक्षम होगा। ये बात आशीर्वादम करते हैं। इस प्रकार जो है सेबाइन भी इस संदर्भ में की बात करते हैं। सेबाइन ये कहते हैं कि राज्य हित में अद्वैतवादी या बहुलवादी जो भी होना पड़े, वैसे मैं अद्वैतवादी होना ही पसंद करूंगा। देखिए, सेबाइन भी इस बात से सहमत है कि हमारे लिए संप्रभुता सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राज्य एवं जनता का हित जो है वो सर्वोत्तम है। यानी न तो हम जनता के हित को सर्वोत्तम मान सकते हैं, न हम राज्य के हित को सर्वोत्तम मान सकते हैं। दोनों का हित ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। और प्रभुसत्ता और बहुलवाद दोनों को हम एक ही सिक्के के पहलू मान सकते हैं कि जहाँ राष्ट्र में अगर कोई आपातकाल होता है तो वहाँ पर हमें हमारी सत्ता का स्वरूप कैसा करना चाहिए, और जब राष्ट्र में सामान्य परिस्थितियाँ होती है, इसका उदाहरण हम भारत के संविधान से ले सकते हैं कि भारत में सामान्यकालीन परिस्थितियों में शासन दूसरी तरह से चलता है, और जब आपातकाल आता है, जो हमारा आर्टिकल 352, 356, 360, तो हमारी राज्य की जो सत्ता का जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो कार्य करने का तरीका है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। वो स्वतः ही जो है एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है। उस स्थिति में हमारी संघात्मक व्यवस्था या हमारा जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इन सबको क्या करना है, उन परिस्थितियों में राज्य की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और व्यवस्था उसी तरह का व्यवहार करती है। इस प्रकार हम संप्रभुता सिद्धांत और संप्रभुता सिद्धांत के विरोध में 19वीं शताब्दी में आए बहुलतावादी सिद्धांत को या बहुलवादी सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।